Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 25th of November एंड डे है थर्सडे। तो आई होप आपने कल वाली वीडियो देखी हो इससे पहले एंड उसके अंदर हमने जो चेंजेस किए थे जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारा ही कवर किया था। उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए थे। तो अगर वो चीज़ आपको ठीक लग रही है तो आज भी हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप नीचे कमेंट में एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और दूसरी बात, एक टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसके अंदर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर ये पीडीएफ जो है मैं सुबह ही अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको ये पीडीएफ, द हिंदू की पीडीएफ और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये 3 पीडीएफ जो है मैं उसके अंदर डेली अपलोड कर देता हूँ। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे का आपको जो लिंक है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रेस द सेल बटन। तो ये तो आपको पता ही होगा, कल आपने मीम्स वगैरह के अंदर देखा ही होगा ज़रूर से कि क्रिप्टो के अंदर एक पोटेंशियल बैन की खबरें आ रही हैं। गवर्नमेंट ने बेसिकली कल न्यूज़ के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि हम एक पोटेंशियल बैन लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉइन्स के ऊपर। तो मैंने थोड़े दिनों पहले भी जब न्यूज़ में क्रिप्टो की बात चल रही थी, क्रिप्टो बिल जो विंटर सेशन में आने वाले उसकी बात चल रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ कॉइन्स को छोड़ करके फिर उसके अलावा क्रिप्टो पे बैन लग सकता है। हर क्रिप्टो पे बैन नहीं लग सकता और जो डिसेंट्रलाइज्ड है उन पे तो बिल्कुल ही नहीं लग सकता। तो यहाँ पर वही है कि जो प्राइवेट कॉइन्स हैं जैसे डोज कॉइन वगैरह हो गए, ये प्राइवेट कॉइन्स हैं तो इनके ऊपर लग सकता है बैन। खैर, इसके अलावा इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रेस द सेल बटन, इसके अंदर वही है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बैन सुनते ही सेल करते हैं लोग। तो यहाँ पर वही हुआ कि क्रिप्टो के अंदर अगर कोई भी चीज़ सेल ज़्यादा होती है यानी कि उसकी सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। तो यहाँ पर वही है, प्राइस ड्रॉप हो गए हैं यहाँ पर बिटकॉइन का। बाकी आप देख सकते हैं जो पॉपुलर कॉइन्स थे उनका प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% या उससे काफ़ी ज़्यादा भी गिरा है। और ये सिर्फ ट्यूसडे की बात है। और मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो होते हैं वो पूरे टाइम 24/7 खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर होता है कि वो मंडे से फ्राइडे तक, और आपको पता है टाइमिंग 9 to 3 खुले रहते हैं, 9:15 to 3:15। तो ऐसा नहीं होता है, वो 24/7 खुले रहते हैं, हम कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। तो पूरे दिन का एक ट्रेड बता रहे हैं ट्यूसडे को। और उसके बाद अगर आप कल को वेडनेसडे को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो बिटकॉइन और इथीरियम जो सबसे पॉपुलर है उसके अंदर तो 15% तक के भी फॉल आ गए हैं प्राइसेस के अंदर। खैर, उसके अलावा ऑल वर्चुअल प्राइवेट कॉइन्स बैन कर देंगे, ऐसा एक वर्डिंग थी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी न्यूज़ के ऊपर। उसके अलावा बिटकॉइन एंड इथेरियम फेल एज मच एज 15%, ये हमने देख लिया। द क्रिप्टो करेंसी, अच्छा मैं आपको यहाँ पे अब जो लीगल आस्पेक्ट है इसका उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि मैंने आपको अभी बोला था कि क्रिप्टो का जो बिल है उसका पूरा नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। ये जो पूरा बिल है ये प्रेजेंट किया जाएगा विंटर सेशन के अंदर। तो सेशन क्या होता है, बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके अंदर 3 सेशंस होते हैं। पहला होता है बजट सेशन जिसके अंदर मेनली बजट और कुछ और अनाउंसमेंट्स होती हैं। सेकेंड होता है मानसून सेशन जो जुलाई के आसपास होता है। थर्ड होता है विंटर सेशन जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। जनरली बोले तो अभी चलने लग रहा है। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो भी नए बिल प्रेजेंट किए जाएंगे नवंबर से दिसंबर के अंदर उनको विंटर सेशन के बिल्स बोला जाता है। ये जस्ट एक टर्म है और 3 बार सेशन होते हैं, तो इसलिए कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा सेशन को, इसलिए यहाँ पे विंटर सेशन दिया हुआ है और सीजन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 3 सेशन वाला पॉइंट। दूसरी बात, अब ये जो बिल है वो विंटर सेशन के अंदर अभी जो दिसंबर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है, बेसिकली इस बिल के अंदर लिखा है कि हम प्राइवेट कॉइन्स को बैन कर देंगे और उसके अंदर ही एक्सेप्शंस भी लिखी होंगी कि हम किस किस कॉइन को किस बेसिस बैन नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो सेल करने का जो प्रेशर आ रहा है उसको कंट्रोल करने की एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर आपका कॉइन DCX गो पर एक ऐप है, आपको पता ही होगी कॉइन DCX गो, उसके ऊपर अगर आपका एप्लीकेशन आपका अकाउंट है तो आपको एक कॉल भी आया होगा वहाँ से कि आपको सेल नहीं करना चाहिए। और वो एक प्रॉपर पर्सनल कॉल था, वो कंप्यूटराइज कॉल नहीं था। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पर्सनल अकाउंट है तो मैं इसलिए थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। खैर, उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे।
बुल्स टेक ग्लोबल क्यू स्लिप बैक इनटू रेड जोन। इसके अंदर क्या है कि ग्लोबली मार्केट्स नीचे जा रहे थे। आपने कल अगर मार्केट फॉलो किया है तो निफ्टी और सेंसेक्स भी 0.5% फॉल करें, और सेंसेक्स के अंदर इन्होंने गेनर्स और लूजर्स बताए भी हैं। तो मतलब आपको अगर मार्केट का सेंटिमेंट पता करना है तो जो सेंसेक्स के अंदर मेन 5 गेनर्स हैं उनका एवरेज और जो लूजर्स हैं उनका एवरेज आपको निकाल के आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट पता लग जाएगा क्या चल रहा है। उसके अंदर क्या है, सॉरी, उसके अलावा काफ़ी सारे और ग्लोबली ऐसे क्यूज़ बने हैं। क्यूज़ मतलब होता है कुछ हिंट्स, इंडिकेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं छोटी छोटी, उसकी वजह से मतलब बुल्स टेक बैक, बुल्स टेक ग्लोबल क्यू स्लिप बैक, मतलब बुल्स ने अपनी बैक ले लिया वापस, वो पीछे चले गए हैं और बियर्स आगे आ गए हैं, यानी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों वो, अब उसमें हम ये पूरे आर्टिकल के अंदर हमें कुछ रीजंस ही देखने हैं जो जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। इंडियन इक्विटीज रिज्यूम्ड देयर डाउन ट्रेंड पे रिज्यूम कर गए वापस से, और ग्लोबल मार्केट्स वर वेट डाउन बाय स्ट्रॉन्गर डॉलर। तो पहला रीज़न है स्ट्रॉन्गर डॉलर, तो डॉलर की जो प्राइस है करेंसी के अंदर वो थोड़े बढ़ गए कल, और इससे रिलेटेड हम एक और न्यूज़ देखने वाले हैं। तो उसकी वजह से मतलब ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से लोग डाइवेस्ट कर रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व नवंबर पॉलिसी मीटिंग, अब इसके अंदर क्या है कि यूएस फेडरल रिजर्व की नवंबर की पॉलिसी मीटिंग चलने लग रही है, और आज या कल प्रोबेबली उसके मिनट्स आ जाएंगे। मतलब उसके अंदर क्या क्या हुआ वो मिनट्स होता है, तो वो आ जाएगा, समरी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया। तीसरी जो मेन बात है वो ये है, द थ्रेट ऑफ लॉकडाउन इन यूरोपियन कंट्रीज एज द रीजनल रील्स अंडर अ फ्रेश कोविड वेव ऑल्सो केप्ट फ्रॉम सेंटिमेंट वेरी। मतलब वो ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फ्रेश कोविड वेव के सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब केसेस बढ़ने लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो उसकी वजह से जो थ्रेट है लॉकडाउन का वो पोज होता है। तो उस थ्रेट की वजह से वो ये सेंटिमेंट नीचे जाता है, जो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट है वो नीचे जाता है इसकी वजह से। तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा मंथली एफपीआई इन्फ्लोज जो हैं वो भी काफ़ी नीचे चले गए हैं, माइनस हो गए, मतलब एक तरीके से। पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग आप चार्ट ट्रैक करेंगे तो 10,000 के आसपास था, करोड़, 10,000 करोड़ था। तो अब ये आपका नीचे आ गया, यानी कि -5,100 करोड़ आ गया, तो आउटफ्लो हो गया एक तरीके से। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अलावा सेंसेक्स की हमने देख लिया, एफ आई एस एल 5.1 थाउजेंड करोड़ ये देख लिया। डी आई एस बेसिकली होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे आपके जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं और ये सब हैं, जो अगर यहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे डीआईआई बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें अब्जॉर्ब इम्पैक्ट विद ओवर 3,800 करोड़ बाय। तो मतलब उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया है 3,800 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है, और इससे मार्केट का पीछे जाना पता चलता है, नीचे जाना पता चलता है। खैर उसके अलावा सोशल मीडिया कंपनीज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें क्या है कि इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने फिर से एक इंटरव्यू लिया है राजीव चंद्रशेखर का। ये एमओएस मेंबर ऑफ स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के अंदर। एमओएस क्या पोजीशन होती है, एमओएस बेसिकली जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पूरी मिनिस्ट्री है, उसका मेन एक जो पर्सन है वो है मिनिस्टर, जो उसकी पूरी मिनिस्ट्री का एक तरीके से मेन पर्सन हेड है। उसके साथ में ही मिनिस्टर के साथ एक काम करता है जो पर्सन, और वो भी ऐसी पॉलिटिकली असाइंड होता है, एमओएस मेंबर ऑफ स्टेट, वो मिनिस्टर के साथ काम करता है। अब उसे वाइस मिनिस्टर कुछ ऐसा, चीफ मिनिस्टर कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ना इन्होंने जो है ये बोला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी, उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी कंटेंट आता है उसके लिए उन्हें अकाउंटेबल रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने कोई वीडियो डाली, आपने सुना होगा कि मतलब किसी ने किसी सोशल मीडिया पे कुछ डाला उसके ऊपर केस हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ केस होता है तो सीधी सी बात है उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर डाला गया, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो भी इन्वॉल्व तो है ही। पर कोर्ट के अंदर वो क्या कहते हैं कि हम तो जी इंटरमीडियरी हैं, और इंटरमीडियरी का जो स्टेटस उनको मिलता है उसके बाद वो पब्लिशर उस कंटेंट के नहीं रह जाते हैं, तो उसकी वजह से वो बच जाते हैं बेसिकली लीगली। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंटेंट आ रहा है उसके लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए। क्योंकि दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि आप कंटेंट बना रहे हैं, तो कंटेंट बनाने वाला तो सीधी सी बात है कि वो एक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी बात, कंटेंट को प्रमोट करना, क्योंकि कंटेंट तो लोड्स में डलता है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप एक नया पेज शुरू करते हैं उसके ऊपर आप कोई पोस्ट डालते हैं तो सीधी सी बात है वो नहीं प्रमोट होगा इतना ज़्यादा, पर कोई अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट है तो वो जल्दी प्रमोट होता है। तो उसी तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एल्गोरिथम्स चल रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं प्रमोट करने के लिए। तो
जो एल्गोरिदम्स हैं उसके लिए इन इंटरमीडियरी का जो स्टेटस है ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो उन पोस्ट को प्रमोट करने का काम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही कर रहे हैं। इनकी पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये था। बाकी इनका एक छोटा सा आर्टिकल नीचे भी मिलेगा, तो हम थोड़ा सा और देख लेंगे इसमें। सलारपुरिया सत्तवा टू टेक ओवर पार्ट ऑफ क्लाउड टेल बिजनेस। तो ये इस न्यूज़ को थोड़ा टाइम हो गया, तो हो सकता है आपको शायद याद भी ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड टेल करके एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो ये अमेज़ोन के ऊपर एक सेलर है। अमेज़ोन के ऊपर से सेलर्स होते हैं जो चीज़ें सेल करते हैं एक तरीके से। तो वो सबसे बड़ा सेलर है एशियन मार्केट के अंदर। तो मतलब अमेज़ोन के ऊपर पूरे के अंदर, और एशियन मार्केट के अंदर वैसे भी, मतलब काफ़ी सारे डिजिटल सेलर्स के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए। तो उसके अंदर क्या है कि इन क्लाउड टेल को हटा दिया था अमेज़ोन ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से। मतलब हटाने की बात की थी, क्योंकि क्या हुआ था कि क्लाउड टेल ने किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, मतलब ये ऐसी रिटेल प्लेटफॉर्म के साथ कुछ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपने अमेज़ोन के साथ कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे। और वैसे भी वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसको इतनी चीज़ें पब्लिक में बतानी ही नहीं होती कि वो क्या डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही हुआ। अब इसके बाद क्लाउड रिटेल को हटना था, बट इतना बड़ा जो बिज़नेस है उसको संभालने के लिए अमेज़ोन का ही बिज़नेस एक तरीके से डूब जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर अमेज़ोन ने ही एक दो तीन कंपनीज को अपॉइंट किया इसके लिए। पर जो पहले, ये मेरे ख्याल से जुलाई के आसपास की न्यूज़ है, जुलाई अगस्त में। तो उस टाइम पे जिस कंपनी को अपॉइंट करने की बात की गई थी, तो उसने बैक ऑफ कर लिया, वो नहीं आना चाहती। अब यहाँ पर जो नई कंपनी आ रही है वो है सलारपुर सत्तवा। ये जो आपको दिख रही है न्यूज़ के अंदर, दूसरी एक और कंपनी है इसके अंदर ही, बेंगलुरु बेस्ड डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो इसके अंदर आना चाह रही हैं। और दोनों ही, जैसे पहली कंपनी सलारपुर सत्तवा ग्रुप, ये तो है लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर, आपको समझ में आ ही होगा, ऑफ द साउथ। साउथ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जो इस पूरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस को लेगी क्लाउड टेल के। बट जो बाकी बिजनेस है इनका, क्लाउड टेल जो कंपनी थी अमेजोन के ऊपर सेलर है, अच्छा अभी भी सेलिंग करते हैं, तो अभी के टाइम पर ये लार्जेस्ट सेलर है अमेजोन के ऊपर, मार्केट प्लेस इन इंडिया। तो इसके अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर जो दूसरी कंपनी है डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी ये ऐसी कंपनी है जो इसके ऊपर आना चाहती है और बिजनेस ऑफ क्लाउड टेल को लेगी। तो ये वही है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बिजनेस को तो वो सतारपुर वाले ले लेंगे, और बाकी बिजनेस को ये डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से ले लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके अंदर डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमेजोन को नहीं करनी पड़ेगी। ये सेल्फ फंडेड, वेल फंडेड इकोनॉमी, मतलब कंपनी है जो खुद से ही जो अपना, मतलब एक तरीके से प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है या फिर जो भी गुड उनको बेचने हैं वो पहले खरीदने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर खुद से एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही अमेजोन बोल रहे हैं कि अमेजोन नॉट टू होल्ड एनी स्टेक इन दी सेलर्स। तो अमेजोन अगर पैसे नहीं देगा इनको, इन कंपनीज को, तो उसके अंदर उसका कोई ओनरशिप भी नहीं होगा। और क्लाउड टेल के अंदर अमेजोन का ओनरशिप भी है थोड़ा सा, मतलब मेजोरिटी नहीं है, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्स ले ही लेता, बट ये में कुछ ओनरशिप इसका है इसके अंदर। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। बाकी इसके ऊपर ये इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है इसके अंदर। मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे ऐड नहीं आता इस सेगमेंट के अंदर, जो लास्ट न्यूज़ होती है इसके अंदर कोई ज़्यादा खास न्यूज़ आती नहीं है। एम्प्लॉयज़ कल्चर से रिलेटेड इसके अंदर न्यूज़ ज़्यादा रहती है। हायरिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही, वो सब इसके अंदर ज़्यादा रहता है। बाकी हम पॉलिटिकल इसको न्यूज़ को हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और आगे चलते हैं ईडी मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर। नाउ इंडियंस सेंट 2 बिलियन अब्रॉड इन सेप्टेम्बर, सम फॉर फ्यू क्रिप्टोज मोर। तो यही है कि यहाँ पर आउटफ्लोज की बात हो रही है कि हमने बाहर कितना इन्वेस्टमेंट किया। इसके अंदर सबसे बड़ी जो स्कीम है वो आपको याद रखनी है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये आरबीआई की नई स्कीम है 2021 के अंदर। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। इसके अंदर क्या बोला गया कि, मतलब मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, शायद इसके अंदर बताया, हाँ ये इसके अंदर पूरा बताया हुआ है यहाँ से ढंग से। इसके अंदर क्या है कि आपको दो बातें हैं। पहली बात, आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी बात, आप इंडिविजुअल होने चाहिए। मेरे को पता है, मतलब मोस्टली आप में से लोग वही होंगे, बट आपको याद तो रखना ही पड़ेगा अगर आपको इस स्कीम के बारे में कभी बात करनी है। तो रेजिडेंट इंडियन जो है इंडिविजुअल्स, वो अब्रॉड एक साल के अंदर, एक फिस्कल ईयर के अंदर, एक मतलब अकाउंटिंग ईयर के अंदर $2.5 लाख भेज सकते हैं। $2.5 लाख भेज सकते हैं बाहर। और काफ़ी सारे पर्पजेज हैं इसके, ट्रैवलिंग के, स्टडीज़ के, आपको जब दिख रहा होगा, और बाकी सब। और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे आपको शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे मान लेते हैं आपको एफडी वगैरह करनी है, कुछ भी करना है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो ये एलआरएस जब नहीं था, तो आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आपको हर टाइम पे पहले तो एक स्पेसिफिक फॉर्म था आरबीआई का, वो फिल करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको जो बैंक के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी,
वो आपको देनी पड़ेगी। और आपके नाम पर वो शेयर्स या आपकी एफडी होल्ड नहीं होगी, बैंक के नाम पर होगी। तो बैंक के पास, बैंक आपको जो स्टेटमेंट देगा उसके अंदर आपका नाम लिखा होगा, बट एक्चुअली में बैंक का ही नाम चलेगा। तो इस तरीके से पहले होता था, बट अब एलआरएस आने के बाद जो ये इस तरीके से हो गया पूरा, जो मैंने आपको बताया। खैर, इसके अलावा 2 मिलियन हम अब्रॉड हमने इस सितंबर मंथ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोर देन 60% ऑफ द मनी रेमिटेड वॉज फॉर ट्रैवल अब्रॉड एंड स्टडीज़। तो ये 60% आपको समझ में आएगा होगा। जितनी मनी हमने बाहर भेजी है 2 बिलियन, उसके अंदर से लगभग 60%, 120 बिलियन हो गया, शायद 1200 मिलियन हो गया, 1200 मिलियन के आसपास जो है हमारी ट्रैवल अब्रॉड और हमने स्टडीज़ के अंदर ही खर्चा किया इसका। तो ये हमने देख लिया पूरा। इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं थी, बट एलआरएस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, और आप चाहें तो इसका एक नोट बना के भी लिख सकते हैं, और सिर्फ आप यही उसके अंदर नोट कर लीजिएगा। तो ये हमने जो है कवर कर लिया पूरा। आरबीआई में शिफ्ट फोकस फ्रॉम यूएस, अच्छा ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इसके अंदर। जो मैंने आपको यूएस डॉलर वाली बात बताई थी, जो यूएस डॉलर बहुत बढ़ गया था कल, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कल काफ़ी बढ़ते हुए दिखाओ, तो उसके अंदर इसकी वजह से एक शिफ्ट आया कि अब हम अगर जब आरबीआई अपनी स्टेटमेंट्स देगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया, हमारी कौन सी कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ वो चाइना से हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो युआन टर्म्स के अंदर हम बताएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा ही है कि हम हर टर्म को, हमारी जो एलआरएस वाली स्कीम है इसके अंदर ही इंडिया की स्कीम है, इसका बाहर से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, बट फिर भी हम इसको मेजर कर रहे हैं यूएस डॉलर्स के अंदर। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि हाँ, यूएस डॉलर्स को एक स्टेबल, मतलब आप कह सकते हैं कि एक स्टेबल करेंसी के तरह हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब जो स्टेबल करेंसी का टैग है वो हटा रहे हैं एक तरीके से इस न्यूज़ के अंदर, और युआन को दे रहे हैं। युआन आपको पता ही है चाइना की ऑफिशियल करेंसी है। मतलब अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तब आपको रेन मिनीबी, ये एक टर्म है रेन मिनबी, ये टर्म मिलेगी ऑफिशियल करेंसी यूट्यूब, मतलब चाइना की। बट इसके अंदर क्या है कि ये ऑफिशियल करेंसी नहीं है, ये मतलब ऑफिशियल करेंसी है बट ये करेंसी जैसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई चीज़ है वो इतने रेन मिनीबी की है, तो ये नहीं कहते हैं। वो रेन मिनीबी सिर्फ करेंसी का नाम है। तो यहाँ पर ये है कि ये चीज़ कितने युआन की है ये बोलेंगे। तो इसी तरीके से युआन को यूज़ किया जाएगा जब हम एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिवनेस मतलब मेजर करेंगे। इसमें एक और पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि हर सेगमेंट के अंदर, लगभग हर सेगमेंट के अंदर इंडिया और चाइना के अंदर एक्सपोर्ट वॉर चलते रहता है। दो रीज़न से। पहला रीज़न होता है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल लगभग सारा अवेलेबल है, या फिर उसको सोर्स करना थोड़ा चीप पड़ता है, मतलब उसे लेके आना थोड़ा चीप पड़ता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाला जो है पूरा चीप पड़ता है। दूसरी बात, लो लेबर कॉस्ट। दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो उसकी वजह से दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मतलब बाहर की कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ वगैरह यहाँ पर आती हैं अपना काम कराने के लिए। तो यही हो गया कि इसकी वजह से हम युआन पे ज़्यादा शिफ्ट करें ताकि हम एक फेयर कंपटीशन को मेंटेन कर सकें। क्योंकि अभी क्या होता था कि चाइना वाले तो अपने युआन के अंदर टर्म्स बता रहे हैं और हम अपनी डॉलर्स के अंदर बता रहे हैं, तो अगर हम भी युआन से कंपेयर करेंगे तो ईजिली कंपेयर हो जाएगा। बट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फोकस इज मोर लाइकली टुवर्ड द मूवमेंट ऑफ रुपी कंपेयर टू चाइनीज़ युआन। और एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर पॉइंट है, अच्छा इसके अंदर कोई खास, मैंने आपको सारा बता ही दिया। इसके अंदर एक और खास अच्छा पॉइंट है कि मतलब जो आरबीआई है उसने इनफॉर्मली एक बेंचमार्क सेटअप किया है जो है 11.50 फॉर CNY INR। मतलब कि एक INR, मतलब एक चाइनीज़ युआन इज इक्वल टू 11.50 INR, 11.50 रुपीज़। ये एक टारगेट उन्होंने सेट किया है। अभी के टाइम पर बेसिकली चल रहा है 11.65, जो 11.76 था पहले। तो इनफॉर्मली सेटअप करने के बाद मतलब वही है कि कुछ कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिसके अंदर मान लेते हम कोई ऐसी चीज़ है जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको हम महंगा कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो ये 11.50 तक आ सके। तो ये हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर क्या है मैं आपको वैसे ही बता दूंगा इन्वेस्टमेंट वाले पर्सपेक्टिव से। बिल्ड अ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो टू टाइड ओवर रेट वरीज। इसके अंदर फिक्स्ड इनकम अगर आपको नहीं पता है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, बैंक के अंदर एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, जहाँ पे जैसे फिक्स्ड इनकम आपको नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। और इसके अंदर जो मेन सिक्योरिटीज़ आती हैं वो होती है आपकी डेट सिक्योरिटीज़।
तो डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इसका मेन काम ये होता है। तो यहाँ पर अब बोला गया है, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात की गई है कि अगर आपको फिक्स इनकम का पोर्टफोलियो चाहिए, तो मतलब आपको अगर आपको रेट वरीज से बचना है, रेट वरीज मतलब जो बॉन्ड के ऊपर वगैरह के ऊपर रेट मिलता है और उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो सब बढ़ता है। हमने फर्स्ट न्यूज़ के अंदर देखा कि फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग, जिसके अंदर मेन जो बताया जाएगा वो फेडरल रिजर्व का रेट बताया जाएगा, तो उसकी वजह से मार्केट कितना नीचे आ गया, 0.5% गिर गया, 5100 करोड़ FII कम हो गया, वो सब हो गया। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, ये बोला गया। इसके अंदर कोई इसमें हार्ड वो साइंस नहीं है, पूरे आर्टिकल के अंदर बहुत ईजी है आर्टिकल पूरा। खैर, इसके अलावा आगे चलेंगे। सुप्रजीत में सस्टेन प्रीमियम वैल्यूएशन। सुप्रजीत एक बहुत ही अच्छी कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी है। ये क्या करती है, ये केबल्स बनाती है ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, और मतलब लगभग सारी बड़ी कंपनीज यहीं से ही सोर्स करती है अपनी केबल वाला जो काम है। आपको यहाँ पे इमेज के अंदर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मे सस्टेन प्रीमियम वैल्यूएशन का मीनिंग ये है कि इनका स्टॉक प्राइस अभी अगर हम वैल्यूएशन निकालेंगे तो ओवर वैल्यूड आएगा। तो अगर हम जैसे PE को यूज़ करेंगे, PB को यूज़ करेंगे, अगर आपको ये सब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवर वैल्यूड आएगा, ये तो आपको सेंस में समझ में आ ही रहा होगा। तो ओवर वैल्यूड आएगा, बट यहाँ पे न्यूज़ के अंदर ये है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन है ये इसको सस्टेन कर लेगा, यानी कि इन द शॉर्ट टर्म इसका शेयर प्राइस गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। अब क्या है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपको सिर्फ रीज़न समझने है कि अब पूरे आर्टिकल के अंदर सिर्फ रीज़न बताए हुए हैं कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे पहला इसका रीज़न है, मे कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म पेयर, मतलब अभी ये आउट परफॉर्म करता है अपने पीयर्स को जो इस सेगमेंट के अंदर हैं, गिवन इट्स ग्लोबल रीच एंड इम्प्रूविंग शेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब वो ये कि जो अपनी ये वो केबल सप्लाई करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सेगमेंट के अंदर इनका शेयर बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं आपको इसका डेटा दूँ, यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है, 5% इनका रेवेन्यू टोटल अभी EV को सप्लाई करने से आता है, जो कि अगले 3 साल के अंदर 22% तक राइज करने की मतलब एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये आप कह सकते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट वाली बात है कि स्टॉक ने 27% गेन किया मंथ के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं कि रिलायंस भी अभी 40 रुपीज़ के आसपास से फॉल कर गया है, तो वहाँ से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ हुआ है। तो होता क्या है कि रिलायंस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये सब जो है, तो अगर ये नीचे जाते हैं तो आपके ओवरऑल मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ से पैसा विड्रॉ होगा वो जनरली छोटे स्टॉक्स के अंदर लगते जाता है फिर। खैर, उसके अलावा अब ये एक और तीसरा रीज़न है जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ये एक कोंग्सबर्ग करके एक कंपनी है, नॉर्वे बेस्ड कंपनी है। नॉर्वे आपको पता होगा कंट्री है, तो वहाँ की एक बेस्ड कंपनी है ये। इसका जो पूरी कंपनी के काफ़ी सारे बिजनेसेस होंगे, काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर के अंदर कंपनी है, मतलब अलग अलग चीज़ों के अंदर कंपनी है, बट इसी सेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर ही है। तो इनका एक डिवीज़न है लाइट ड्यूटी केबल, LDC करके डिवीज़न है। इसको ये अक्वायर कर रहे हैं, इसको अक्वायर करें तो इसकी वजह से इनका टोटल मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा और ये LDC वाले डिवीजन के अंदर भी एक्सपोजर ले पाएंगे। तो ये दोनों ही बातें हैं, मतलब ये 3 रीजन है मेनली जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यूएशन है, प्रीमियम वैल्यूएशन, ये सस्टेन कर पाएंगे। तो ये हमने पूरा देख लिया। ICICI रेजेस 3.6 थाउजेंड करोड़ वाया इंफ्रा बॉन्ड्स। तो बहुत ही बेसिक बात है, इंफ्रा बॉन्ड्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स, तो इनके थ्रू इन्होंने रेज किए हैं 3 ये आपको दिख रहा है फिगर, ICICI ने रेज किया है, बस यही बात है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। बाकी पेपर ऑफरिंग 6.6% का इंटरेस्ट इसको इसके ऊपर देना है, कोई खास इसके अंदर समझाने वाली बात पूरे न्यूज़ के अंदर नहीं है। बाकी फिर भी आपको छोटा पॉइंट देखना हो तो म्यूचुअल फंड जो हैं और छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इससे दूर रहें, इस सिक्योरिटी से। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर गेन इनको ज़्यादा ना मिल रहा हो, या फिर एक और बात हो सकती है कि दूसरी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न दिख रहा हो म्यूचुअल फंड हाउसेस को। तो ये हो गया यहाँ पर। बाकी इसके अलावा स्टार हेल्थ से रिलेटेड 2 न्यूज़ हैं इसके अंदर लगातार। स्टार हेल्थ का IPO आ रहा है, हम उसके भी पूरा डिटेल अभी देख सकते हैं, एक आया है आज के आर्टिकल में, मतलब आज के पेपर में आया है। बाकी अगर हम इसमें देखें तो स्टार हेल्थ, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली एक मतलब कंपनी है, और ये मेनली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ही हेल्थ इंश्योरेंस में ही डील करते हैं। तो कोई ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ हेल्थ का हो तो उसको प्योर हेल्थ बोल सकते हैं कि प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब ये सिर्फ नाम की टर्म है। तो ऐसी पहली कंपनी है जो प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस करती है, यहाँ पर देख रहा होगा, जिसका IPO आ रहा है आपका। तो ये इस तरीके से है। बाकी इसके अलावा
जो सेकंड न्यूज़ है वो इसमें यह है कि जो राकेश झुनझुनवाला है उसमें भी उन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है और 17% स्टेक उनका है। बट उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 2.5 साल पहले लगभग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और अब उसकी इन्वेस्टमेंट मतलब अब उनकी इन्वेस्टमेंट 5 टाइम्स हो गई है जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। यानी आप देख सकते हैं रिटर्न उनके 475% रिटर्न आ रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा रिटर्न हैं। बाकी इनका पूरा पोर्टफोलियो भी बताया हुआ है, काफ़ी अच्छा एक वो है ये डेटा आप कह सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का पूरा ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो बताया हुआ है। टाइटन कंपनी के सबसे ज़्यादा वो मतलब टाइटन कंपनी के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये आपको शायद वैसे ही पता होगा। तो 108% के यहाँ पे भी रिटर्न आए, लगभग उनको 100% प्लस ही रिटर्न्स मिले हैं। उनका आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो लगभग डबल ही हुआ है जिस भी सिक्योरिटी के अंदर उन्होंने डाला है। बाकी कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर नेगेटिव भी रहा है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 4 मार्क कर रखे हैं। ये नेगेटिव नहीं है बट ये लगभग 1% के आसपास, तो ये मतलब अब वही है कि अगर आप 100% से कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटे फिगर है। तो इसके अलावा बाकी पॉजिटिव रिटर्न्स रहे 3। तो ये हमने पूरा देख लिया। जो सबसे नेगेटिव रिटर्न्स रहे वो इनको एनसीसी में रहे। खैर इसके अलावा ये हमने पूरा झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो लास्ट में बता रखी है कि झुनझुनवाला जो है वो अपना कोई भी शेयर सेल नहीं कर रहे हैं स्टार हेल्थ के आईपीओ के अंदर। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और हो सकता है सिर्फ इसी पॉइंट के बेसिस पर इस पूरे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाए। तो ये हो सकता है फ्यूचर के अंदर। खैर इसके अलावा मिड टीयर बैंक्स में आउट परफॉर्म लार्जर पीयर्स, तो ये लगभग लास्ट न्यूज़ हमारे इस पेपर के अंदर है, मतलब इस पेज के अंदर है। तो इसके अंदर वही है मिड टीयर बैंक्स, मतलब जो थोड़े छोटे बैंक्स हैं या जिसको आप मिड कैप बैंक्स भी बोल सकते हैं। तो उनका जो मतलब अभी के टाइम पर रेटिंग चल रही है, जो मैंने आपको कल भी समझाया था, तो रेटिंग जो उनकी चल रही है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं जितना रिटर्न आ रहा है लार्जर बैंक्स को। तो वो ये कि लार्जर जो भी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, जो बहुत पॉपुलर हो जाती है, उसका शेयर प्राइस, क्योंकि वो पॉपुलर ही इसलिए हुई है क्योंकि उसका शेयर प्राइस बढ़ा है एकदम से, तो अब और ज़्यादा बढ़ने का स्कोप उसके अंदर नहीं रहता। तो लार्जर पेयर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखती है। तो ग्रोथ जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको छोटे मिड कैप सेगमेंट के अंदर ही जनरली ज़्यादा मिल रही होगी, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ये हो गया यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे बैंक्स का एग्जाम्पल लिया है, ये सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, सीएसबी, डीसीबी, करूर वैसे मेरे ख्याल से आपने इनमें से कोई भी सुना भी नहीं होगा, शायद सिटी यूनियन आपने शायद सुना भी होगा। खैर उसके अलावा यहाँ पर सीएम भी बताया है अभी कितना प्राइस चल रहा है और टारगेट प्राइस कितना है, और मतलब अभी न्यू टारगेट प्राइस कितना हो गया है, और लगभग सभी की रेटिंग बाय पे ही है। तो बाय मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग होती है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर इसी पूरी टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्किप कर सकते हैं। ना देखते हैं इस न्यूज़ को। कंपनीज पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट का जो सेक्शन है, मतलब इसके ऊपर ये न्यूज़ है। ट्राई प्रपोजेज जीरो चार्जेस फॉर यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सर्विसेज। सॉरी, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, यूएसएसडी क्या होती है, जिसे आपने फीचर फ़ोन ज़रूर देखे होंगे, जो नोकिया के छोटे फ़ोन होते हैं जिसमें कीपैड होता है बेसिकली। वो फीचर फ़ोन्स के अंदर अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, किसी किसी डेयरी वगैरह पे आप अगर पेटीएम करते हैं तो वो उस मतलब अगर कोई पर्सन चेक करता होता है तो वो छोटे वाले फ़ोन पे कर रहा होता है। तो उनमें ऐसा तो है नहीं कि पेटीएम का एप्लीकेशन चलेगा, तो उनको एक कोड डालना पड़ता है जिसके थ्रू अपने पेटीएम का वो बैलेंस चेक करते हैं, या जनरली बैंक का बैलेंस चेक कर लेते हैं उसके थ्रू। तो वो उस तरीके से होता है। तो वो जो एक कोड वाली सर्विसेज है पूरी, जो जिसके थ्रू अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, उसके अलावा वो मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ऐसे कोड्स के थ्रू। दूसरी बात, वो कैश भी विड्रॉ करा सकते हैं। अगर आपने वो ऐड देखा हो, मेरे ख्याल से शायद डेयरी मिल्क का ऐड है, जिसके या एयरटेल का ऐड है जिसके अंदर एक जो मतलब उसके अंदर ऐड एक्ट्रेस हैं जो उनको फ़ीस पे करनी होती है, तो वो किसी एक नियर बाय शॉप से अपने एयरटेल मनी से उसको विड्रॉ करा लेते हैं। तो वो जो 3 काम है यहाँ पे, जो कोड वाली सर्विसेज है फीचर फ़ोन के लिए, जो स्पेसिफिकली जो चीज़ होती है उसको यूएसएसडी सर्विसेज बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रही होगी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस। अब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए मतलब आपको समझ में आ रहा है ये मेन किस लिए काम आएगी, ये आएगी मेन पेमेंट सर्विसेज के लिए या बैंकिंग सर्विसेज के लिए, छोटे जगहों पर, रूरल एरियाज़ के अंदर जिनकी इनकम लेवल लो है। तो इसको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए टी आर ए आपको दिख रही है, ये अथॉरिटी है
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे हमने आपको पता होगा सेबी, सेबी है एक तरीके से कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट की रेगुलेटर। तो उस तरीके से टेलीकॉम मार्केट की रेगुलेटर ट्राई हो गई, TRAI। तो इसने जो है प्रपोज किया है कि आप USSD पेमेंट बेस्ड जो पेमेंट सर्विसेज हैं इसके लिए ज़ीरो चार्जेस लीजिए, क्योंकि मतलब वही है कि छोटे सेगमेंट, छोटे इनकम है जहाँ पर उसी सेगमेंट के अंदर ये यूज़ होता है। अभी के लिए क्या रेट्स चल रहे हैं, अभी के लिए 50 पैसा लगता है आपको एक, अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए, तो मतलब आपके जो बैलेंस, जो टेलीकॉम बैलेंस आप भरवाते हैं उसका। अब सिंस टेलीकॉम बैलेंस के भी जो रेट्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर और भी कंसर्न की बात है ये चीज़। खैर उसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कि अभी के लिए जब अब आप जैसे अपने स्मार्टफोन के अंदर एक तरीके से जब बैलेंस डलवाते हैं तो उसके अंदर आपको अनलिमिटेड वो मिलता है कि आप अनलिमिटेड मैसेज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं कि आप पूरे दिन मैसेज करते रहते हैं, वो सब करते रहते हैं। तो उसके अंदर जो एवरेज जितने लोग मैसेज करते हैं, एवरेज जितने लोग कॉल करते हैं, और वर्सेस कि वो जितने का रिचार्ज करवाते हैं अनलिमिटेड वाला, तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो एक एवरेज चीज़ निकाली जाती है कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका पर वॉइस कॉल या पर आउटगोइंग मैसेज। तो वो 0.01 है मैसेजेस के लिए। तो मतलब एक तरीके से आप ₹1 के रिचार्ज में 100 मैसेज लगभग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी एक फिगर हो जाती है 50 पैसे रखना। 50 पैसे इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली नहीं, अब एक्यूरेटली 0.5 पैसा, मतलब 0.5 रुपीज़। तो यहाँ पर वही है कि बहुत ही सस्ता पड़ रहा है इसके स्मार्टफोन वगैरह के लिए, जो कि इसको कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, इज़ अ नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ टारगेट यूज़र। टारगेट यूज़र आपको समझ ही रहे हैं कि जो थोड़े लो इनकम बेल्ट वाले लोग हैं, या कम से कम जो रूरल एरियाज़ के अंदर है वो ग्रुप्स एंड प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। वही है कि इसके अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो मतलब किसी ना किसी अमाउंट ऑफ डिस्करेज कर रहे हैं ये लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन को करना, मतलब डिजिटली बैंकिंग हो ये सब हो, इसको ये एक तरीके से डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये हो गया इस तरीके से। खैर ये आपको अगर कोई यूएसएसडी में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फर्म्स ऑन हायरिंग स्प्री अक्रॉस कॉलेजेस, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट कॉलेजेस में बैंकिंग और फाइनेंस फर्म्स जो हैं वो हायर कर रही हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा है एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं, 50% ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं जितनी इन्होंने पिछले साल की थी। इससे क्या है कि अगर आप इसको, आपको कंपेयर करना चाहिए इसको, अगर इसके जो फाइनेंशियल्स आएंगे अगले साल के, उसको इस साल के फाइनेंशियल से, क्योंकि वहाँ पे आपको मैन पावर की कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये छोटी सी बात थी, कोई खास इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं है। खान ने पूरा डिस्कस कर लिया। इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो को काफ़ी डिमांड थी, मैंने आपको कल भी बताया था। तो इसके अंदर देखते हैं आज, हालांकि इसके अंदर एक ही न्यूज़ है, फिर भी थोड़ी अच्छी न्यूज़ है। फूड सिक्योरिटी स्कीम एक्सटेंडेड टिल मार्च। इसके अंदर क्या है कि आपकी PMGKY स्कीम है, फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो राशन वगैरह का पूरा सिस्टम रहता है वो इसी स्कीम के अंदर आता है। तो इसके अंदर ही आपका मतलब PMGKY जो है उसकी फुल फॉर्म अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आपको दी हुई है। इसके अंदर क्या है कि इनके, जैसे मैंने आपको कल जो जनधन योजना वाली स्कीम बताई थी उसके भी 3 फेजेस थे, और जो कल से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो 3.0 है, जनधन 3.0 है। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट की ये वाली स्कीम है आपकी PMGKY, तो इसकी जो है इसका 5th फेज बिगन होगा 1 दिसंबर से। यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ के अंदर मेनली ये है। इसके अंदर 5th फेज के अंदर होगा क्या कि बेनिफिशरीज टू गेट 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के लिए तो क्या है कि आपको राशन की दुकान पर बहुत ही कम अमाउंट होता है, बट आपको पे करना होता है। बट अभी क्या होगा, अगर जब ये फेज़ 5 चल रहा होगा, जैसे आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले भी कर दिया था ये फ्री में, कि आपको मतलब कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्री में मिल रहे होंगे राशन की दुकान से, जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो वहाँ पर वही है कि अभी वापस से इसको एज अ इम्प्लीमेंट ही कर दिया है, परमानेंट ही कर दिया है, और द स्कीम टू कंटिन्यू टिल मार्च 2022। तो मार्च तक, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर मार्च तक जो भी लोग राशन लेते हैं उसके अंदर आपको 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन फ्री में मिलेगा। तो इस तरीके से हो गया। तो मतलब अगर जैसे कोई राशन कार्ड है जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वही 10 किलो उस मल्टीपल्स में हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल आउटगो ऑफ फूड ग्रेन्स इन फेज 5 एक्सपेक्टेड टू बी 16.3 मिलियन टन्स। तो आपको इस बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 मिलियन टन्स का आउटफ्लो फेज़ 5 के अंदर एक्सपेक्टेड है आपके 1 2 3 4 मंथ्स के अंदर। तो पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन टन्स आपका आउटफ्लो हो सकता है। इसके अलावा PMGKY फेज 5 टू बिगन फ्रॉम December 1st। फूड ग्रेन अंडर फेज 5 वुड इंटेल, ये IL मेरे ख्याल से उल्टा लिख दिया यहाँ पे I होना चाहिए और यहाँ पे L होना चाहिए। खैर उसके अलावा इंटेल एस्टिमेटेड सब्सिडी ऑफ
53,000 प्लस करोड़। तो इतनी सब्सिडी एक तरीके से हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब जो गवर्नमेंट है वो दे रही है। तो ये हमने जो है पूरा देख लिया, इसके अलावा कोई इसके अंदर खास न्यूज़ नहीं थी। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो फेज़ 5 इसका बिगर होने वाला है। और इसके अलावा एक इसके अंदर छोटी बात यह है कि जो पहले चीज़ें मिलती थी, जितने प्राइजेस के ऊपर मिलती थी, वो अभी भी मिलेंगी, उसके साथ ये चीज़ मिल रही होगी। तो ये हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अब आगे चलते हैं, एक छोटी सी न्यूज़ बची, एक तो ये न्यूज़ है और एक और बाकी एक दो छोटी न्यूज़ है। ड्रीम स्पोर्ट्स बैग्स 840 मिलियन, बेसिकली इन्होंने अपनी फंडिंग रेज करी है 840 मिलियन की, और अब इनकी वैल्यूएशन 8 बिलियन पर पहुंच गई है। इसको बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन ऐसे ही है जैसे पेटीएम की वैल्यूएशन थी, जिनका आपने आईपीओ वगैरह देखा ही होगा कि कितना डिजास्टर्स एक तरीके से रहा। तो खैर ये जो है वो है, मतलब यहाँ पे जो न्यूज़ के अंदर है वो देख लेते हैं। न्यू एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेड द राउंड। अब जो इसके अंदर जिन इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए हैं इनको, वो जनरली नए इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, नए इन्वेस्टर्स अगर आपको समझने हैं तो आपको पुराने इन्वेस्टर्स एक दो नाम पता होने चाहिए। तो टाइगर ग्लोबल एक बहुत ही बड़ा नाम है स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि मतलब एक तरीके से पुराना नाम आप उसको कह सकते हैं। उसके अलावा जो है अभी इनके अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो है मेन, फैल्कन एज, डीएसटी ग्लोबल, D1 कैपिटल वगैरह वगैरह, जो आप देख सकते हैं पूरा। अब इसके अलावा अच्छा, इसके बाद आपको टाइगर ग्लोबल भी दिख रहा होगा। तो ये सिंस ये बाद में लिखा है तो इसका मीनिंग ये है कि इन्होंने कम इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए ऊपर यहाँ पे लिखा है न्यू एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अलावा 840 मिलियन मैंने आपको बता दिया, और 8 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई इसकी। और ड्रीम कैपिटल अगर आपको नहीं पता, ड्रीम स्पोर्ट्स तो मेरे ख्याल से पता ही होगा। ड्रीम 11 जो फैंटेसी लीग है पूरी, वो इन्हीं का ही ब्रांड है, तो मतलब ये आपको पता ही होगा बेसिकली। तो ये हमने देख लिया पूरा। वी सी अ मैसिव अपॉर्चुनिटी in going deep into sports like कबड्डी beyond cricket, and that is where we are aiming to do with this funding। तो मतलब वो ये कि जो इनकी ड्रीम टीम वाला जो पूरा गेम का पैटर्न है, सिस्टम है, जिसके अंदर आपको वही है कि ड्रीम टीम बनानी होती है और आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं उसके बेसिस पे। तो अब जैसे अभी क्रिकेट के लिए होता है, अभी कबड्डी के सेगमेंट के अंदर भी एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे इसी के अंदर, अपने गेम के अंदर एक तरीके से। तो यहाँ पे ये पूरा हमने जो है कवर कर लिया है। इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके अंदर नहीं है, और हम एक बार यहाँ पे चलते हैं। हाँ, इसके अंदर दो तीन न्यूज़ हैं। पहले आपकी एडिबल ऑयल प्राइजेस टू कूल ऑफ, डिमांड आउटलुक पॉजिटिव। तो इसके अंदर एडिबल ऑयल जो आपको पता है, आपके मस्टर्ड ऑयल होता है, आपके सनफ्लावर ऑयल, ये सब होते हैं। तो ये मेनली एडिबल ऑयल्स होते हैं। इनके प्राइजेस दिवाली के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और दिवाली के टाइम पे बोला जा रहा था कि स्टॉक मार्केट में जो बुल रन आना चाहिए था वो ऑयल मार्केट के अंदर आ गया। तो वही है कि ये हो गया था। और अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड की बात करूं तो 190 रुपीज़ पर लीटर हो गया था। अगर आपको पता हो, आशीर्वाद जो होता है मस्टर्ड ऑयल, तो वो 190 पर लीटर हो गया था। तो अभी अगर हम देखेंगे तो अभी क्या बोला है यहाँ पर, एडिबल ऑयल प्राइसेस टू कूल ऑफ करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, नीचे जाना, मतलब इनके प्राइसेस नीचे चले जाएंगे। अब डिमांड आउटलुक पॉजिटिव, क्योंकि डिमांड पॉजिटिव है। तो डिमांड पॉजिटिव से प्राइस नीचे कैसे जा रही है, तो डिमांड पॉजिटिव होने का मीनिंग ये है कि डिमांड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, जो कि अब नॉर्मलाइज हो गई है, एक नॉर्मल लेवल पर आ गई है बेसिकली। और दिसंबर क्वार्टर टू बी बेटर। अब जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे या जो वो होगा, बेसिकली दिसंबर मंथ के अंदर कम हो जाएंगे प्राइसेस वगैरह, और डिमांड भी स्टेबल के आसपास चली जाएगी। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीजेज इन पास्ट 6 to 8 मंथ्स। तो 6 to 8 मंथ से धीरे धीरे इंक्रीज जो चल रहा था, तो वो काफ़ी अनप्रेजेंटेड था, मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप था। अब यहाँ पर एमडी हैं जो अदानी विल्मर के। अदानी विल्मर अगर आपको नहीं पता तो फॉर्चून इन्हीं का ब्रांड है, तो फॉर्चून आपको शायद पता ही होगा। तो ये जो है उसके एमडी हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो ऊपर लिखी थी ये यहाँ पर गिर जाएंगे प्राइसेस। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये इसका इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। और अगर आप वही सेम आशीर्वाद की एक लीटर की जो सरसों तेल की बोतल होती है, अगर आप उसको देखेंगे तो 170 से 175 के बीच में आपको जनरली वो मिल जाएगी। तो वही है कि 15 रुपीज़ पर लीटर एक बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे और ब्रांड्स हैं जो अदानी विल्मर, द इक्वल जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप एंड विल्मर इंटरनेशनल ऑफ सिंगापुर, सेल्स ऑयल्स, पल्सेस, व्हीट फ्लावर वगैरह वगैरह। इन एडिशन द कंपनी इज लीडिंग सप्लायर टू लार्ज पैकेज फूड। हाँ, यहाँ पर ये भी है कि मतलब ये जो फॉर्चून वाले ब्रांड वाली कंपनी है, वो और कंपनीज़ को भी ऑयल सप्लाई करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, जो उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आईटीसी, मतलब पार्ले, जैसे पार्ले अपना बिस्किट्स बनाते हैं, तो वो सब उसके लिए, बिस्किट के लिए वैसे नहीं होता होगा, बिस्किट के अलावा जो अपनी वो
वो बनाते हैं कि जो आपके पैकेट्स होते हैं खाने के, चीज़ वगैरह कहते हैं जिसमें, तो वो उसके अंदर ऑयल जो यूज़ करते हैं वो अदानी विल्मर से ही उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं। तो ये छोटी सी बात है। इसके अलावा यहाँ पर डिमांड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सर्टेनली बेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग ड्यूरिंग ईयर अगो पीरियड्स। तो वो ये कि डिमांड बेटर होगी, इसीलिए प्राइसेस आपके स्टेबल रहेंगे थोड़े। अब यहाँ पे डिमांड बेटर होने का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, डिमांड का बढ़ना नहीं है, डिमांड का स्टेबलाइज होना है। बाकी 2-3 और न्यूज़ है। नेक्स्ट चार्ज एक कंपनी है, एसिड बैटरी बनाती है, मतलब जो आपकी ईवी सेगमेंट के अंदर बैटरीज बनती हैं बेसिकली, वो उसके अंदर है। ये एक जो है कंपनीज, 2 जगहों की कंपनीज है, उसका जॉइंट वेंचर है नेक्स्ट चार्ज। पहली कंपनी है एक्साइड। एक्साइड की बैटरीज इंडिया के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर है। स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है लेक्लांचे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। तो ये जो जॉइंट वेंचर है ये आपकी ईवी के अंदर जो बैटरीज लगती है बनाता है, और अब ये जो है ब्रेक इवन करने के लिए एम्बिशियस है नेक्स्ट ईयर तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 250 करोड़ लगभग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है इस एज अ इस जेवी मतलब जॉइंट वेंचर। तो ये हमने थोड़ा देख लिया। इसके अलावा ये न्यूज़ है ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडी टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ असेंबलिंग ईवीज इन इंडिया, मतलब ऑडी अपनी ईवी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो असेंबलिंग उसकी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं बना दी ऑडी ईवी, तो ईवी का प्राइस वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसमें ऑडी है वो, तो वो फीजेबल कितनी रहेगी, कितना टारगेट प्राइस, कितना मार्केट रहेगा इसका, वो सब चेक करेंगे। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाली न्यूज़ थी आपकी। तो ये हमने पूरा देख लिया। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें इसको, और एक पर्सन के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं उसके अंदर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना वर्दी कंटेंट रहता ही है। दूसरी बात कि हमारे चैनल पर 50,000 व्यूज़ भी प्लस हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।